40। IAS 40 रिलेट किससे करता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से IAS 40 किससे रिलेट करता है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। ठीक है जनाब। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये भी नॉन करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी नॉन करंट एसेट है, लेकिन ये IAS 16 के अंदर नहीं आता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी वो अंडर IAS 16 कवर नहीं होंगी। मोस्टली ये नॉन करंट एसेट में ही कवर होता है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को नॉन करंट एसेट के हेड में लिखेंगे। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है क्या चीज? सबसे पहली बात, लैंड, बिल्डिंग या बोथ। इसके बाहर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। लैंड, बिल्डिंग या बोथ, यानी लैंड एंड बिल्डिंग। फिर आप कहेंगे सर ये तो अंडर IAS 16 भी आते हैं। लैंड, बिल्डिंग और बोथ ये तो अंडर IAS 16 भी आते हैं। तो फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये लैंड और बिल्डिंग स्पेसिफिक है जी, हमने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इस्तेमाल कर। कहते हैं लैंड और बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ, किस पर्पज के लिए होने चाहिए? फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन या फॉर रेंटल। लैंड और बिल्डिंग या आपने कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब यह है कि आपने लैंड खरीदी और छोड़ दी कि जनाब साल बाद मैं इसे बेचूंगा, 2 साल बाद बेचूंगा, 5 साल बाद बेचूंगा, कि जनाब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। दो तरह से एसेट होता है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो, लैंड बिल्डिंग खरीदना बेचना आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो अंडर IAS 2 आएगा। अगर आपका रूटीन का बिजनेस ही लैंड सेल करना या परचेज करना है, वो IAS 40 के अंदर नहीं आएगा, वो IAS 2 के अंदर आएगा, क्योंकि तब तो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया। ये ऐसी चीज है कि आप सपोज दैट डॉक्टर हो, आप कहते हो कि आपके पास इतने पैसे आ जाते हैं तो आप एक घर खरीद के रेंट पे दे देते हो, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। या घर खरीद के रख लेते हो और कहते हो कि अच्छा जनाब कुछ वैल्यू बढ़ेगी तो बेच दूंगा, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ये अंडर IAS 40 आएगा। कोई भी लैंड और बिल्डिंग आपने खरीदी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या फॉर अर्निंग द रेंटल, वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। एक बात याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन आया कि हमने जनरेटर खरीदा है रेंट पे देने के लिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर लैंड और बिल्डिंग के अलावा कुछ आता ही नहीं है। पहली इंपॉर्टेंट बात, चाहे वो रेंटल पर्पस के लिए है या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, इन दोनों के अलावा अगर किसी और चीज का नाम लेगा तो वो IAS 16 में जाएगा, वो IAS 40 के अंदर नहीं आएगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसी लैंड या बिल्डिंग या बोथ जो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या रेंटल अर्न करने के लिए आप खरीदो या इस्तेमाल करो, उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी चीज नहीं आती? नॉट इंक्लूडेड इन IAS 40 या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
कौन कौन सी चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आती? एक चीज एसेट यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटी, asset used in ordinary course of activity, asset used in ordinary course of activity मतलब के इन्वेंट्री, जो IS2 के अंदर चीज आती है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आ सकती। जो चीज IS2 में आएगी वो चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। मतलब जिस चीज का आपका रूटीन का सेल परचेज है, जिसमें आपकी रूटीन की सेल परचेज है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। दूसरा, एसेट यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, जो एसेट प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। एडमिन पर्पस, जो आपके एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगे वो भी नहीं आएंगे। ओके की बात? या जो सप्लाइंग टू अदर, सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर, सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर्स, व्हीकल वगैरह, वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे IS 16 में आते हैं। और जो चीज IS 16 में आती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला उसका नाम यूज करता है ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ये मैं थोड़ा सा यहां से आपको पढ़ाऊंगा भी सही। ये जो स्टैंडर्ड है इसकी भी थोड़ी सी अंग्रेजी में मैं आपको बताऊंगा क्या वर्ड इस्तेमाल करता है IS 16 के लिए। वो IS 16 के लिए जो वर्डिंग वो इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करता है ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। जब भी वो IS 16 की बात ऑनर ऑक्युपाइड की बात करे, ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, मतलब जो चीज IS 16 या IS 2 में आएगी वो IS 40 में नहीं आएगी। IS 40 के अंदर लैंड, बिल्डिंग या बोथ, रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन बस। इसके अलावा इसमें अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। जी एहतिशाम भाई, आप क्या पूछना चाह रहे हो? अब एहतिशाम भाई डायरेक्ट सवाल लिख दिया करो, मैं रिप्लाई किया करूंगा। डायरेक्ट आप अपना सवाल लिख दिया करो, ठीक है? उसके बाद है एग्जांपल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर जी थोड़ा रिपीट करें, मैं अभी आया हूँ। एक सवाल पूछा है, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं आपको। सवाल ये है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में भी तो तैयार होके अदर को सप्लाई करनी होती है, फिर एक या थर्ड पॉइंट में क्या डिफरेंस? अच्छा, प्रोडक्शन सप्लाई टू अदर्स का मतलब है व्हीकल्स यूज्ड इन सप्लाइंग ऑफ गुड्स टू अदर्स। व्हीकल की बात हो रही है। प्रोडक्शन प्रोसेस में प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है, और थर्ड पॉइंट के अंदर बात हो रही है व्हीकल्स की। एक शाम का क्वेश्चन है कि सर IS 20 में वो ऑप्शन ना बताइए कि कैसे ट्रीट करना है
कि ग्रांट को कौन सी ऑप्शन करें। अच्छा, अगर वो ना बताए तो दोनों ऑप्शन बतानी है। अगर वो क्वेश्चन के अंदर आपसे कोई ऑप्शन की बात नहीं करता तो आपने फिर दोनों ऑप्शन बतानी है। अरहम सलीम कह रहे हैं कि सर ये स्टैंडर्ड किस पर्पज के लिए यूज होता है। अरहम भाई, ये आपका, ये लोग मोस्टली, ये जो लोग प्रोफेशन में होते हैं, जैसे वकील हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अपने प्लॉटें की किस्तें वगैरह पे करके प्लॉट खरीद लेते हैं, फिर बेच देते हैं, इनको स्टैंडर्ड को कवर करने के लिए, ठीक है, इनको कवर करने के लिए ये चीजें इस्तेमाल होती है। तला का सवाल है कि सप्लाइंग ऑफ गुड्स ओनली या सर्विसेज भी। सर्विसेज और चीज होती है अल्लाह के बंदे, सर्विसेज को इसके साथ मिक्स क्यों कर रहे हैं। चले आ जाओ जरा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एग्जांपल देखें पेपर में, एमसीक्यूज के लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है वो सेपरेट क्वेश्चन भी 8 से 10 नंबर का पूछ ले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से। ये देखें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 36, IAS 20 और IAS 23, ये 4 टॉपिक हैं। इनमें से वो सेपरेटली 8 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है इन 4 टॉपिक्स में से। बाकी वो मैंने आपको बता दिया है, दोबारा भी बताऊंगा जब आप फिजिकली क्लासेस लोगे तब भी बताऊंगा एक दफा कि हमारे तैयारी का पोर्शन किस साइड पर जा रहा है, हमने कौन कौन सी चीजें कैसे कवर करनी है। लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए, इन्वेस्टमेंट IAS 40 के लिए या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कौन कौन सी चीज ऐसी है। नंबर 1, लैंड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, 1 साल से ज्यादा। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, हम हर उस एसेट को लॉन्ग टर्म में ले जाते हैं या लायबिलिटी को जिसके लिए 1 साल से ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि बात, दूसरी बात कहते हैं लैंड, ओनली लैंड, बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, सिर्फ लैंड की बात हो रही है। अगर लैंड के बारे में अभी तक आपने ये डिसाइड नहीं किया कि इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, क्या इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए इस्तेमाल करना है या बेचने के लिए इस्तेमाल करना है या एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, मतलब अभी तक अनडिटरमिन है, इसका पर्पस अभी तक डिसाइड नहीं किया, तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आएगा। लेकिन ये बिल्डिंग में नहीं होगा, सिर्फ लैंड में होगा। लैंड अनडिटरमिन पर्पस ऑफ यूज, ऐसी लैंड जिसका अभी तक आपने यूज का पर्पस डिफाइन नहीं किया, अभी तक आपने उसको इस्तेमाल करने का डिसाइड नहीं किया कि किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करनी है, तो वो लैंड भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ जाती है। वो लैंड भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ जाती है। उसके बाद ये तीसरे पॉइंट में अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं। ये तीसरे पॉइंट में अक्सर लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। ऐसी लैंड और बिल्डिंग, मेन इसमें बिल्डिंग आता है, जिसको आपने कंस्ट्रक्ट या डेवलप कर लिया इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, मतलब ऐसी लैंड जिसको आप प्रॉपर्टी आपकी बन गई है, तो उस लैंड या प्रॉपर्टी को आपने किसके अंडर कवर करना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कहते हैं लैंड या बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड या डेवलप, कंस्ट्रक्टेड या डेवलप्ड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
अब इस पॉइंट को अक्सर स्टूडेंट गलत तरीके से सीख लेते हैं। चाहो तो मैं अभी बता देता हूं, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, चाहो तो जब आप क्वेश्चन में गलती करोगे फिर बताऊं, और मेरे ख्याल है तभी बताना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक दफा आप अपनी जजमेंट जाहिर कर दो, ठीक है। तो लैंड या बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड या डेवलप्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसके बाद कोई भी लैंड या बिल्डिंग, कोई भी लैंड या बिल्डिंग आप ऑपरेटिंग लीज के लिए देते हो। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पे, फाइनेंस लीज इसमें नहीं आती। ऑपरेटिंग लीज ये आप ले जो सेकंड ईयर यानी आपका FR2 का टॉपिक है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज ये होती है कि जब आप कोई चीज बंदे को किस्तों पे देते हो, वो चीज किस्तें पूरी होने के बाद उसको खरीदने की भी ऑप्शन देते हो कि आप खरीद लो। लेकिन ऑपरेटिंग लीज में ये होता है कि आप उसको खरीदने की ऑप्शन नहीं देते, जब तक आपने लीज टर्म पूरी हो जाएगी वो चीज वापस आप ले लोगे। तो ऑपरेटिंग लीज एक्चुअल में रेंटल पर्पस के लिए होता है। तो कोई भी लैंड या बिल्डिंग अगर आप ऑपरेटिंग लीज के लिए प्रोवाइड करते हो तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आता है। लास्ट चीज, आपकी लैंड या बिल्डिंग, आपकी लैंड या बिल्डिंग विकेटेड है, खाली पड़ी है, फॉर ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग लीज का मतलब ये होता है किस्तों पर देने के लिए। अगर आपकी लैंड या बिल्डिंग किस्तों पर दी हुई है तो वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, सॉरी रेंट पे दी हुई है। और अगर लैंड या बिल्डिंग विकेट खाली पड़ी है लेकिन आपने इस पर्पस के लिए रखी हुई है कि कोई बंदा इसको रेंट पे ले ले, तो वो जो खाली लैंड या बिल्डिंग पड़ी है किस पर्पस के लिए, ऑपरेटिंग लीज या किस्तों पे देने के लिए, रेंट पे देने के लिए। ये जो किस्त होती है ना ऑपरेटिंग लीज में, ये रेंट कहलाती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप एक बिल्डिंग को लीज पे करवाते हो 50 साल के लिए, इसका मतलब है कि 50 साल का रेंट हमने 50 साल के लिए रेंट पे दे दिया, फिर वो चीज हम वापस ले लेंगे 50 साल बाद। अक्सर आपने सुना होगा कि मोटरवे लीज पे है, फलानी चीज लीज पे है, फलानी चीज लीज के लिए है, इतने सालों के लिए लीज पे है, तो वो एक तरह से हमने उनको रेंट पे दिया हुआ है। उतने टाइम का रेंट हम लेते रहेंगे, जैसे ही वो खत्म होगी लीज टर्म हम वो चीज वापस ले लेंगे। लेकिन फाइनेंस लीज के अंदर जब कोई चीज दी जाती है किस्तों पे या इंस्टॉलमेंट्स पे, तो वो चीज फिर उसको बेची भी जाती है एंड पे किस्तों के बाद। तो अभी ये 5 एग्जांपल हमारी बुक में डिस्कस्ड है। लैंड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, लैंड जो कि जिसका अभी तक पर्पस डिफाइन नहीं हुआ, या वो लैंड या बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट या डेवलप कर ली है आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए। इसके बारे में जब आप एक क्वेश्चन में गलती करोगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि लैंड बिल्डिंग अगर ऑपरेटिंग लीज का मतलब है रेंट पे देने के लिए, इसको वैसे किस्तें कहते हैं, और वो जो किस्त होती है वो रेंटल कहलाता है। ओके की बात। अब जरा थोड़ा सा इसको यहां से पढ़ते हैं स्टैंडर्ड से, जो चीजें हमने पढ़ ली हैं मैं उसको क्या कह रहे हो। लास्ट 2 पॉइंट में तो फिर कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी ऑपरेटिंग लीज है, वो भी ऑपरेटिंग लीज है। डिफरेंस है मेरे भाई, वकार भाई डिफरेंस है। एक आपने किस्तों पे दे दिया, रेंटल पे दे दिया, एक खाली पड़ी है। जो खाली पड़ी है लेकिन उसका पर्पस ये है कि आपने उसको किस्तों पे देना है, तब भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। सर फाइनेंस लीज नहीं आती इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में? जी क्या कहलाओ, क्या कहते हो? फाइनेंस लीज जो है वो इसमें नहीं आएगी? नहीं आएगी, फाइनेंस लीज बिल्कुल इसमें नहीं आएगी। अब आ जाए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर लिखा हुआ है कि जनाब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लैंड या बिल्डिंग या बोथ हेल्ड फॉर किसके लिए, अर्न रेंटल या कैपिटल एप्रिसिएशन या बोथ, डन रादर देन, ये जरा ध्यान से देखना है, यूज एंड प्रोडक्शन प्रोसेस वो भी नहीं आएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वो भी नहीं आएगा,
फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस वो भी नहीं आएगा। क्लियर होगी बात? वो अंडर केस में कवर होता है IAS 16 में, या सेल एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो IAS 2 के अंदर आता है वो भी नहीं आएगा। कहता है फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स कौन कौन सी? लैंड हेल्ड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, लैंड हेल्ड फॉर अनडिटरमिन्ड फ्यूचर यूज, अभी तक डिटरमिन नहीं किया कि किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन होनी सिर्फ लैंड चाहिए, इसमें बिल्डिंग नहीं आती। फिर उसने वर्ड इस्तेमाल किया प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब है लैंड और बिल्डिंग दोनों। दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड या डेवलप्ड फॉर फ्यूचर यूज एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फिर चौथी एग्जांपल उसने बताई, बिल्डिंग owned by the entity leased out under operating lease, चाहे एक ऑपरेटिंग लीज हो या एक से ज्यादा ऑपरेटिंग लीज हो, वो कहलाती है ऑपरेटिंग लीज। फिर वो कहता है कि द बिल्डिंग दैट इज वेकेंट, लेकिन वो है किस पर्पस के लिए? ऑपरेटिंग लीज के लिए। तो 5 एग्जांपल्स में से पिछली दफा उसने MCQs में क्वेश्चन पूछा कि बताओ इसमें से कौन सी 2 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कवर होती है, और उसने गलती भला क्या करवाई, उसने क्वेश्चन दे दिया कि जनाब जनरेटर है जो कि रेंटल पर्पस के लिए है, जनरेटर रेंटल पर्पस के लिए, और अक्सर बच्चे ने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह दिया। हालांकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लैंड और बिल्डिंग होता है। जी समी, आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हो? सर मैं ये कह रहा था कि ये जो पॉइंट 4 है यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग लिखी है, उसको उसकी ऑपरेटिंग लीज है, तो आपने लैंड भी लिखा लैंड और बिल्डिंग दोनों है ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि लीज प्रॉपर्टी भी आ जाती है, उसमें लैंड भी लीज पे आजकल दे दी जा रही है। उसके बाद है जी नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो हमने देखा 5 चीजें ही हैं सर। सर क्वेश्चन नहीं, मेन लैंड और बिल्डिंग है 5, ये तो एग्जांपल्स के तौर पर लिखा हुआ है ना। मेन 2 चीजें हैं, लैंड और बिल्डिंग बस। ठीक, लेकिन उसका पर्पस क्या होना चाहिए? रेंटल पर्पस या कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरे लफ्जों में दूसरी चीज क्या आ जाती है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ये भी आपने ख्याल रखना है कि जो ऐसी लैंड जिसका अभी तक फ्यूचर यूज आपने डिटरमिन नहीं किया, वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आता है। सर ठीक है जनाब जी। सर ये कैपिटल एप्रिसिएशन जो है ये रिवैल्यूएशन की बात कर रहा है। और रिवैल्यूएशन और चीज होती है। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है आप लोग कोई चीज खरीद लेते हो और इस इंटेंशन से खरीदते हो कि आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि कुछ टाइम के बाद जब इसकी कीमत बढ़ेगी मैं बेच दूंगा, उसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, और रिवैल्यूएशन होता है वो तो हर चीज की रिवैल्यूएशन होती है, वो तो IAS 16 के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है जनाब, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर सपोज दैट एक बिल्डिंग है, अब जरा गौर से सुनने वाला पॉइंट है। एक बिल्डिंग है, वो कहते हैं जनाब बिल्डिंग का कुछ हिस्सा कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इस्तेमाल होता है, और मतलब कुछ हिस्सा आपने रेंट पे दिया हुआ है और कुछ हिस्सा, राबिया का सवाल है कि सर थर्ड पॉइंट की समझ लगी। यही तो मैंने कहा था कि थर्ड पॉइंट जब आप क्वेश्चन करोगे तब अगर आपने सही समझ लिया तो ठीक है, नहीं तो डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट है, क्लियरली है। जी जनाब, एक बिल्डिंग है, आप उसको पार्टली इस्तेमाल कर लेते, पार्शली यूज्ड है, किसके लिए? एडमिन पर्पस के लिए और रेंटल पर्पस के लिए। मतलब क्या है कि आपके पास एक प्लाजा है, एक बिल्डिंग है जिसमें 15 कमरे हैं या 20 कमरे, 12 कमरे आपने रेंट पे दिए हुए हैं, 8 कमरे अपने इस्तेमाल के लिए लेकर आ रहे हो, तो ये पार्शली एडमिन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और पार्शली रेंटल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। पार्शली एडमिन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है और पार्शली
दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। Excuse me, sir. Excuse me, sir. अगर एक बिल्डिंग पार्टली एडमिन पर्पस तो वो IS 16 में जाएगी, और पार्टली रेंटल पर्पस तो वो IS 40 में जाएगी। अब जरा सुने, इफ both are significant portion, if both are significant portion, अगर दोनों सिग्निफिकेंट पोर्शन है, मतलब क्या है कि आप जो एडमिन पर्पस के लिए है उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हो, सेपरेटली सेल भी कर सकते हो, तो तब आपने दोनों को अलग अलग रखना है। जो पोर्शन IS यानी एडमिन पर्पस में आ रहा है वो आपने IS 16 के अंडर कर लेना है, और जो आ रहा है रेंटल पर्पस के लिए आपने उसको IS 40 की तरह ट्रीट करना है। IS 16 में होता है रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल, IS 40 को भी आपने देखना है। लेकिन अगर एक बिल्डिंग है या आपकी प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी आप लोग एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो एक बिल्डिंग का, और कुछ हिस्सा रेंटल पर्पस के लिए, अगर दोनों सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड हैं और सेपरेटली डिस्पोज हो सकते हैं, सेपरेटली यूज तो हो रहे हैं लेकिन सेपरेटली डिस्पोज भी हो सकते हैं, वो अपने अपने सिग्निफिकेंट पार्ट हैं। जैसे आपका प्लाजा है, उसके 2 फ्लोर हैं, आप ऊपर वाला और नीचे वाला फ्लोर सेपरेटली सेल आउट कर सकते हो। ये आजकल जो लोग रहते हैं यहाँ पर फ्लैट्स में, तो फ्लैट्स के अंदर जो 3-3 4-4 पोर्शन होते हैं, हर पोर्शन सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड है। अगर एक पोर्शन में आप रह रहे हो, बाकी 2 पोर्शन आपने रेंट पे दिए हुए हैं, तो जिस पोर्शन में आप रह रहे हो या जिस पोर्शन में आपका हेड ऑफिस है वो IS 16 में आएगा, और अगर उसको आप सेपरेटली सेल भी कर सकते हो, और बाकी पोर्शन जो रेंटल के लिए वो IS 40 में आएंगे। तो अगर एक ही बिल्डिंग है, उसके सिग्निफिकेंट पोर्शन है, सिग्निफिकेंट का पता कैसे चलता है कि आप सेपरेटली उसको सेल आउट कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, वो सिग्निफिकेंट पोर्शन कहलाता है। ठीक है जनाब। उसके बाद फिर आ जाओ पार्टली यूज्ड पे, पार्टली यूज्ड या पार्शली यूज्ड एडमिन के लिए और रेंटल के लिए। आ जाओ जनाब। लेकिन एडमिन के लिए है इनसिग्निफिकेंट पोर्शन, और जो रेंटल के लिए वो है सिग्निफिकेंट पोर्शन। मतलब क्या है कि अगर आप उसको डिस्पोज करोगे तो आप जो एडमिन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो भी साथ ही डिस्पोज करना पड़ेगा। मतलब आपने एक बहुत बड़ा प्लाजा है आपका, उसमें आपने एक छोटा सा ऑफिस भी बनाया हुआ है, लेकिन वो आपने सेपरेटली डिस्पोज नहीं कर सकते हो कि जी वो सिर्फ ऑफिस बेचते बाकी प्लाजा ना बिके। अगर बाकी प्लाजा बेचना है आपने तो वो ऑफिस भी साथ ही बेचना पड़ेगा, या बाकी अगर आप सिर्फ वो एक ऑफिस नहीं बेच सकते, मतलब उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन आपने रेंटल के लिए दिया हुआ है और एक इनसिग्निफिकेंट पोर्शन एडमिन पर्पस या किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहता है कि अगर ऐसी चीज हो तो आपने पूरी बिल्डिंग को IS 40 में लेकर जाना है। बात अगर दोनों सिग्निफिकेंट पोर्शन हो, वो क्वेश्चन के अंदर क्लियरली बताता है, दोनों को सेपरेटली डिस्पोज किया जा सकता हो या दोनों सिग्निफिकेंट पोर्शन हो तो दोनों को अलग अलग स्टैंडर्ड में रखकर सॉल्व करेंगे। अगर दोनों में से एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है और दूसरा इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है, तो जिस साइड पर सिग्निफिकेंट पोर्शन होगा वो काम करेंगे। तो क्या करेंगे जनाब, अगर लास्ट इसका केस है पार्शियली यूज्ड के अंदर, एडमिन के लिए है सिग्निफिकेंट पोर्शन
और रेंटल के लिए है इनसिग्निफिकेंट पोर्शन। तो जनाब इस पूरे को हमने किस में लेकर जाना है? IAS 16 के अंदर, ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के अंदर। मतलब अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग घर लेते हैं तो साथ जो एक रह रहे होते हैं और उनके पास बाहर एक ड्राइंग रूम टाइप खाली पड़ा होता है तो वो रेंट पे दे देते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जो बाहर ड्राइंग रूम रेंट पे दिया और बेचने के लिए वो कहे जी ड्राइंग रूम अकेला खरीद लो। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। बेचना पड़ेगा तो पूरा घर बेचना पड़ेगा, नहीं तो वो सेपरेटली वो डिस्पोज नहीं हो सकता। और वो जो रेंटल पर्पस है वो इनसिग्निफिकेंट पोर्शन है, बाकी सारा घर आपके पास है, सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन आपने दिया हुआ। तो फिर क्या आएगा? जो पोर्शन सिग्निफिकेंट होगा, दोनों सिग्निफिकेंट है, दोनों अलग अलग रिकॉग्नाइज होंगे, दोनों में से कोई एक सिग्निफिकेंट है तो जो पोर्शन सिग्निफिकेंट है आपने उसमें कवर करना है। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा। रिकॉग्निशन इसकी कब होगी? रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज कब करना है? सेम एज IAS 16। अब आपको IAS 16 वाला भी याद नहीं होगा। जी ऐसा तो ना थे। लिख ले, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज्ड। इन्वेस्टमेंट रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है बुक्स में लिखना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज्ड only and only if, only and only if पहला है इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी, यानी मैं शॉर्टकट फॉर्म में लिखवा रहा हूं, पूरा तो ये होता है इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड टू द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्लो टू द एंटिटी। उसका बेनिफिट एंटिटी को मिले, इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी, इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी। जी, और कॉस्ट मयर्ड, एक मिनट, कॉस्ट मयर्ड रिलायबली। IAS 16 में भी यही दो पॉइंट है कि एक उसका बेनिफिट एंटिटी में फ्लो करे और दूसरा उसकी कॉस्ट मयर्ड रिलायबल हो, तो आप अपना एसेट रिकॉग्नाइज्ड कर लेते हो। ठीक है जनाब। उसके बाद है इनिशियल रिकॉग्निशन या इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल रिकॉग्निशन या इनिशियल मेजरमेंट। हाँ जी, कोई सवाल पूछना चाह रहा था, पूछ ले। सर एक सवाल तो नहीं, क्वेश्चन मैंने है। बस ये पूछा था कि सर फिजिकल क्लासेस जब स्टार्ट होगी तो टाइमिंग्स क्या होंगी? टाइमिंग अभी डिसाइड नहीं हुई, टाइमिंग डिसाइड होने के बाद आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, टाइमिंग अभी डिसाइड नहीं हुई। सर सर जी सुबह सुबह के ना रखिएगा। सर जो भाई पहले थी वो सही थी सर, ओ भाई साहब, पहले जो टाइमिंग। ये तो डिसाइड होंगी ना सारे क्लासेस को मद्देनजर रखकर। ठीक है, तो जनाब ये देखें, इट इज सर एक क्वेश्चन है। एक मिनट, एक चीज देख ले। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिटेड फ्लो टू द एंटिटी, कॉस्ट मयर्ड रिलायबली।
ठीक है। उसके बाद एक आपने नोट लिखना है, ये तो वही नोट है कि रिकग्निशन का क्राइटेरिया सेम होता है। ठीक है जनाब, अब सवाल पूछें और फिर मैं अगले पॉइंट की तरफ जाता हूं। सर ये जो थर्ड एग्जांपल आपने बताई थी जिसका आप कह रही हैं कि जब हम मिस्टेक करेंगे तब ही आप बताएंगे उसके बारे में, उसके बारे में पीछे पड़े हुए, एक दफा मैंने कह दिया है ना कि जब आप लोगों ने वहां पर जाना है तो तब सवाल आज मैं दे दूंगा, कल डिस्कस कर लेंगे। वैसे है? एक क्वेश्चन है, वो पूछ लूं? पूछे। सर अगर एक बिल्डिंग हमने बनाई है और हमारी इंटेंशन यही है कि हमने उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए बनाई हुई है हमने, मगर हम अभी उसे एडमिन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो IAS वो तो 16 पे रिकॉग्नाइज होगी या? चेंज इन यूज में पढ़ेंगे, चेंज इन यूज में पढ़ेंगे कि पहले आपका किसी और पर्पस के लिए था, बाद में किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल किया, वो आएगा चेंज इन यूज, कि जब यूज में चेंज लेकर आएंगे कि कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 16 में जा रही है या IAS 16 वाली प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में आ रही है, तो कैसे करेंगे। ठीक है ना, वो आएगा चेंज इन यूज के अंदर। ठीक है, और समी कह रहा है नोट रिपीट कर दे। समी नोट यही है कि जो नोट लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि जो जो रिकग्निशन का पोर्शन है ना, रिकग्निशन वो IAS 16 की और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की सेम लाइनें है। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिकग्निशन का क्राइटेरिया है, वैसा ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया है। उसके बाद है जनाब इनिशियल मेजरमेंट। तो पार्टली यूज में जो पहला केस है वो एक बार दोबारा रिपीट कर। आप लोगों की आवाज नहीं आई जिसने अभी सवाल पूछा है। तो पार्टली यूज में जो पहला क्राइटेरिया है वो सर एक बार दोबारा रिपीट कर। अपना मैसेज कर दो, आपकी आवाज नहीं सही तरह सुनाई दी। इनिशियल मेजरमेंट के अंदर, इनिशियल मेजरमेंट का मतलब है कि जब कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदे तो किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते, सेम एज इट इज, सेम एज IAS 16, सेम एज IAS 16। तला पूछ रहा है कि जो पहला पार्ट है ना पार्शली यूज का, वो रिपीट कर दे। ओ भाई, अगर एक प्रॉपर्टी है, दोनों के सिग्निफिकेंट पोर्शन है कि एक पोर्शन आपने रेंट पे दिया हुआ है, एक पोर्शन अपने इस्तेमाल में है, तो वो जो दोनों सिग्निफिकेंट है, दोनों को आप सेपरेटली डिस्पोज कर सकते हो। तो जो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो आ जाएगा IAS 16 के अंदर, और जो रेंट के लिए वो आ जाएगा IAS 40 के अंदर। इनिशियल मेजर किस पे करते हैं, इनिशियली At cost. investment measured at its cost. Initially, investment property measured at its cost, including transaction cost, including transactions cost। इसका मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कौन सी होती है, जैसे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, जैसे कैरेज इन, वो तमाम चीजें जो उस ट्रांजैक्शन को, वो तमाम चीजें वो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, वो आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर वो बहुत बड़ी तो चीजें होती नहीं है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट वही चीज होती है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है। कोई लीगल फी आ जाती है वो ऐड करेंगे, जैसे वो आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिए, फिर कोई टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ गई, कोई ट्रांसफर फी पे करनी पड़ गई, तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड करेंगे। लेकिन इसमें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट इंटरेस्टिंग है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, जी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट दो मेथड होते हैं, कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है इसका, फेयर वैल्यू मॉडल। यहां से हमारा सवाल न्यूमेरिकल शुरू होंगे। दोबारा सुने, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है,
कौन सी चीज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आती है और कौन सी चीज नहीं आती। फिर हमने देखा कि इसका इनिशियल रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, कि इसका एंटिटी का इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी और उसकी कॉस्ट मेजर्ड रिलायबली है। फिर हमने देखा कि इसको पहली दफा लिखते किसके ऊपर है, उसकी कॉस्ट पे, और उसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है वो भी ऐड कर दी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के अंदर है कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू मॉडल। कॉस्ट मॉडल है कॉस्ट माइनस accumulated depreciation, same as minus accumulated impairment losses, same as IAS 16। मतलब वही डेप्रिशिएट करेंगे अपने एसेट को, वैसे ही एज इट इज वैसे लिखेंगे जैसे IAS 16 में करते हैं कॉस्ट मॉडल, वही एज इट इज है। डेप्रिसिएशन वैसे लेंगे, सारा काम वैसे करेंगे, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर ये काम और है। ठीक है, अब लिखे जरा एक नोट, all investment property, all investment property taken under same model, taken under same model मतलब सिंगल, एक ही मॉडल के अंदर सारी, यानी अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखी है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल में है तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल में लेकर जानी है, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे रखी है तो सारी फेयर वैल्यू मॉडल पे जानी है अंडर सम एक्सेप्शंस, अंडर सम एग्जेम्पशंस। एक्सेप्शंस का मतलब है कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मॉडल चेंज कर सकती हैं। नॉर्मली अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल लिया तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे रखेंगे, अगर आपने कॉस्ट मॉडल लिया तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे। ओके की बात। हाँ, अंडर सम एग्जम्पशन का मतलब है कुछ चीजें ऐसी हैं, वो हमने कल डिस्कस करी। आज आपने बस इतना ही पोर्शन रहना रखना है, क्योंकि आज हमने सिंगल एंट्री का भी क्वेश्चन करना है। आज दोबारा देखें, आपको ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की असाइनमेंट थोड़ी देर बाद मिल भी जाएगी। आपने इसका हमने पहला पेज पढ़ लिया है, आपने ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट तक अच्छी तरह से पढ़ लेना है, यहां तक।